बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरे जहन में एक गुज़श्ता तकरीबन चंद साल पहले का गुजरा वाक़या याद आ गया। मैं और मेरा दोस्त ताहिर, हम ब्रिटिश कोलंबिया के शहर ओसियस, जो कि वाशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया के बॉर्डर पे है, एक लेक के ऊपर ये छोटा सा शहर है। हम वहाँ किसी काम की गर्ज से गए हुए थे और एक दिन शाम के वक्त हमने सोचा क्यों ना कुछ वॉक की जाए, और हमने एक पार्क चूज की जो लेक के अंदर थी, जहाँ लोग ये गाड़ियां लेके कैंपिंग करते हैं। और तकरीबन ये 1 घंटे से ज़्यादा की वॉक थी और शहर से होते हुए हमने वहाँ जाना था। हमने गाड़ी पार्क की और वॉक शुरू कर दी। रास्ते में देखते जा रहे थे दाएं बाएं घर, लोगों का रहन सहन, क्योंकि वो हमारे लिए जिस शहर में हम रहते हैं हमारे लिए वो गाँव के जैसा मंजर था। रास्ते में कुछ सरदार लोगों ने ज़मीनें ली हुई हैं, फल लगाते हैं, पीच या एप्पल फार्मिंग करते हैं। मिले, उनसे गपशप हुई और उन्होंने इनवाइट किया है खाना खाएं, बैठे, जैसे पंजाब में बंदा हो कहीं घूम रहा। तो थोड़ा सा आगे गए तो हमें जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि थोड़ा सा आगे गए तो एक बच्चा सड़क किनारे बैठा हुआ, रेगुलर शॉपर्स में घर के जो प्लास्टिक बैग होते हैं, आम किसी ब्रांड के नहीं, उनमें कुछ अंगूर डाले हुए एक छोटी सी कहने बाल्टी के ऊपर लकड़ी रख के सेल कर रहा था, या शायद उसमें इस बारे में उसने जमीन पर रखे हुए थे। उसके घर में अंगूर लगे होंगे तो उसने तोड़ गए, उसकी माँ ने उसको दे दिया, वो सेल कर रहा था। शाम का तकरीबन 5 बजे का वक्त था। तो ताहिर ने सोचा क्यों ना बच्चे की हेल्प की जाए। तो ताहिर ने उसको कुछ पैसे दे दिए और कहा ये हमारा एक बैग अंगूरों का रख लो, तकरीबन $10, $7 वो कह रहा था। हमने $10 दे दिया। हमने कहा ऐसा करो, ये आप रख लो $10 और हमें एक बैग दे दो। फिर हमने सोचा, हमने तो भी इतना लंबा वॉक करने जाना हो, कैसे उसको साथ साथ उठाते फिरेंगे। हमने उससे पूछा कि तुम यहाँ कब तक बैठे? उसने कहा अभी 5 बजे, मैं 7 बजे तक यहाँ बैठा हूँ। हमने कहा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, पैसे भी रख लो और अंगूर भी इधर ही रखो, हम वापसी पे तुमसे उठा लेंगे। वापसी पे ऐसा हुआ कि हमें वहां पार्क में बैठे बैठे, पानी में बैठे बैठे काफी देर होगी। हम उसी रास्ते पे आ रहे थे कि जब हम करीब से गुजरने लगे तो हमें याद आया कि वो बच्चे को हमने पैसे दिए थे अंगूरों के लिए। देखे तो सही उसने क्या रिएक्ट किया, अंगूर छोड़ के गया या नहीं छोड़ के, यहाँ बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ। तो हम एक गली वापस गए, जाकर फिर उसी रास्ते से गुजरे तो देखा वो बच्चा जा चुका था और उसने अंगूरों का जो पैकेट हमने उससे खरीदा था वो वहीं छोड़ दिया था जिस जगह पे वो बैठा हुआ था। और हम सोच के हैरान हुए, यार तरबियत बच्चों की कितना मैटर करती है, या बच्चों को अगर झूठ बोलने पर ना लगाया जाए, उनको गलत तरबियत ना दी जाए तो बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने पाक, यानी कितनी अच्छी जहानत, ईमानदार होते हैं, कितने ऑनेस्ट होते हैं। बात करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ मुआशरे में सबसे बड़ा मर्ज है ना, बड़ों ने झूठ बोलना होता है और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे घर में किसी ने किसी दूसरे बंदे को मिलना नहीं है और बाहर कोई दरवाजे पे आया हुआ, तो वो बंदा घर में बैठे किसी बच्चे को भेज देगा, कह देगा जाके बाहर जाके कह दो अब्बू घर नहीं है, और बैठा वो खुद अंदर होता है। यानी कि हम बच्चों को खुद करप्ट करते हैं, हम उनको झूठ बोलना सिखाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा प्रॉपर, क्योंकि वो हमारी नेचर का हिस्सा बन चुकी होती है और हमें लगता नहीं है ये गलत है। तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। मैंने जब ये अंगूर हमने उठाया और हम बात करने लगे, यार देखो ये बच्चा 5 नहीं तो 7 साल का होगा, कोई बंदा उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, पैसे उसकी जेब में, अगर वो चाहता तो जाते हुए हमारे अंगूर भी साथ ले जाता, उसने क्यों छोड़ दिए? ज़ाहिर बात है, एक होता है नेचर, कुदरती तौर पर इंसान की तरबियत हुई होती है बच्चों की, उनमें झूठ बोलने वाली आदत नहीं होती, उनमें फ्रॉड वाली आदत नहीं होती। इसीलिए बच्चे जो आपको करते देखते हैं, अक्सर घर में ऐसा होता होगा, माँ कहती होगी कि ये बात, माँ कुछ करेगी तो वालिद आएगा तो सीधा सीधा उसको एज इट इज बता देगा, और बाद वक्त घर में झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि बच्चा सच बोल देता और माँ ने कोई और कहानी सुनाई होती है। इसी तरह वालिद बच्चों
को अगर देखें तो वो प्योर होते हैं। प्योर से मुराद उनमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती नेचुरली। उस प्योर वाटर को गंदा और गंदला हम करते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, उसमें पत्ते डालते हैं, उसमें तरह तरह के गलाजत डालते हैं और इससे बच्चे का दिमाग गंदला हो जाता है, झूठ बोलने लगता है, फ्रॉड करने लगता है। हर वो काम जो उसके सामने, उसके घर में, उसके इर्द गिर्द के मुआशरे में हो रहा होता है, वो एक बार देख लेता है तो वो उसको ट्राई जरूर करता है जब तक उसको इस चीज के बारे में कोई नुकसान ना हो जाए या कोई मार ना पड़ जाए अगर गलत हो। तो इसीलिए बच्चों के जहन को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़ाती मामलात जो आपके पास हैं, आपको नहीं महसूस हो रहा कि वो बुरे हैं मगर हकीकतन वो बुरे हैं, इनसे उनको दूर रखें, उनकी प्योरिटी को डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह एक अच्छे मुआशरे में, जैसे अब हमारे यहाँ मुआशरे में देख लें, झूठ बोलना तो आम सी बात है, कोई वजह ना भी ना हो, आदत ही झूठ बोलने की पड़ी हुई है, फिर भी झूठ बोल देंगे, कोई नुकसान भी ना हो रहा, कोई फायदा भी ना हो रहा, बस झूठ बोलना, झूठ बोल देंगे। और ये आम बंदा नहीं कर रहा, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। कोई जनरल बाजवा जैसे भी होते हैं, कोई मरीम नवाज जैसे भी होते हैं, कोई नवाज शरीफ जैसे भी बीमारी का बहाना ला के, मरीम नवाज जो पीछे पीछे एस्टेब्लिशमेंट के जूते चाटती रही और आगे आके अवाम से वोट को इज्जत दो। ये मिसाल दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ जैसे भी होते हैं जिन्होंने जूते कपड़े बेच के रोटी देनी होती है, आटा देना होता है। जरदारी जैसे भी होते हैं, बिलावल भुट्टो जैसे भी होते हैं जो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली देंगे हुकूमत आने के बाद कोई नहीं। ये सारी मिसालें मुआशरे में देख लें। सब्जी फरोश है, कम तोलता है, उसने किसी को देखा तो उसने सीखा है ना, उसको तो कोई वही नजर नहीं ना, वही कैटरैक्ट उसी ने सीख लिया, उसने पहले भी किसी को देखा होगा। फल लेने चले जाओ, वो आपको दिखाएगा अच्छा फल, उसमें 2-3 गंदे दाने भी डाल देगा। यहां तो उसने जब कभी फल खरीदा था उसके साथ ऐसा हुआ, जहां उसने जिससे ट्रेनिंग ली है उसने उसको ऐसा सिखाया। मार्केट में चले जाओ कपड़ों के, और मर्द चला जाए तो रेट और होते हैं, औरत चली जाए तो रेट और होते हैं, वो कस्में भी उठा रहे होते हैं। यानी झूठ बोलना उन्होंने अपने कारोबार का हिस्सा बना लिया। और अगर कहें यार ऐसा ना करो, कहते हैं भाई झूठ ना बोलिए, गुजारा नहीं होता, कम नहीं चलता। झूठ बोलने से आपको रिज्क वही मिलता है जो आपके नसीब में लिखा होता है, मगर आप उसको अगर झूठ ना बोले तो रिज्क फिर भी आपको मिल जाना है, मगर आप उसको हराम कर लेते हैं। इंसान के नसीब में लिखा हुआ रिस्क कम या ज्यादा नहीं हो सकता, हलाल और हराम हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने उसको कैसे करना है। बात उसी बच्चे पे रखते हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में बच्चों को हर बुरे काम के लिए, अब सिगरेट बड़े ने पीने होते हैं और बच्चे को पैसे दे के जा 50 सिगरेट लिया, 5 सिगरेट लिया, 10 सिगरेट लिया। ये हमारा मुआशरा मुसलमान मुआशरा है जहाँ हम बच्चों को कल रोकेंगे कि तुम सिगरेट ना नोश करो, सिगरेट नोशी ना करो, और उसी को हम पैसे दे के कह रहे होते हैं जब सिगरेट लेके आओ। फिर जब बंदा वो खुद लेके आ रहा, वो कैसे कल को नहीं सिगरेट नोशी करेगा? उसके लिए तो नॉर्मल चीज है। इधर वेस्टर्न कल्चर में एक बात बड़ी अच्छी है, जिसने सिगरेट पीनी है उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और वो जाते खुद जाकर वो सिगरेट लेके आए। वो बच्चे को दुकानदार सिगरेट देता ही नहीं है जब तक आईडी ना चेक कर ले। अगर कोई दे दे तो उसकी दुकान सील हो जाती है, उसका कारोबार सील हो जाता है, या उसके ऊपर टैग लग जाता है ये बच्चों को सिगरेट सेल करता है। और लोग उस मुआशरे में उसकी तज़हीक करते हैं, उसको बुरा समझते हैं। अब बात सिर्फ ऑनेस्टी तक है तो ऑनेस्टी तक ही रहनी चाहिए। कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ अपने मामलात को इस तरह प्योर और ऑनेस्ट रखा करें कि बच्चे जो आपसे देख रहे हैं वो कल करेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को ईमानदार, ऑनेस्ट और एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं मुआशरे में, तो आपको ये आदत उनके लिए बचपन में तलाश करनी पड़ेगी, उनको बचपन में देनी पड़ेगी। वो बचपन में जो चीज़ें अडॉप्ट करेंगे बड़े होकर वही करेंगे। तो इसीलिए बच्चों की तरबियत करते वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें कि उनके सामने झूठ ना बोला करें, मियाँ बीवी आपस में झगड़ा ना करें, चीज़ों में मिलावट ना किया करें,
اور مذاق میں بھی ایک دوسرے کے سامنے جگتوں میں بھی یا کسی دوسرے کو ہنسانے کے لیے ان کے سامنے نہ جھوٹ بولا کریں کسی صورت میں بھی. نماز کے لیے کوشش کیا کریں. اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو ان کو لے کے جایا کریں. وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, مسجد میں کھیلتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے. ان کو لے کے جایا کریں. اپنی زندگی کو ایسے ڈھالیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے وہی چیزیں کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پہ خاص خیال رکھیں. تعلیم ان کو مل جائے گی, معاشرہ ان کو, سکول ہیں, کالج ہیں, تربیت نہیں ملے گی. تربیت آپ نے خود کرنی ہے. اور بچوں کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. وہ آلریڈی پیور ہوتے ہیں, بس ان کے سامنے اچھی چیزیں ایکٹ کرنی ہیں. اچھی چیزیں سے مراد جو آپ میں برائیاں ان کو چھپا کے رکھیں, ان کے لیے نارمل رکھیں لائف کو. گند تو ہم بھرتے ہیں ان کے ذہن میں. ان کی تربیت کرنا مشکل کام نہیں ہے بالکل بھی. بچوں کو تربیت اس لیے اگر مشکل ہو کہ ایک بندہ آلریڈی برا ہو اور اس کے اچھے راستے پہ لانا, وہ تو آلریڈی اچھے راستے پہ ہے, اس کو صرف برائیوں سے بچانا ہے آپ نے. ان کو فرق بتانا ہے کہ یہ بری چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی تشدد کرنے کی, کوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مارنا آپ کو تب پڑتا ہے جب آپ ان کو بری چیزیں سکھا چکے ہوتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. بھائی آپ نے تب سوچا ہی نہیں جب آپ اس کے سامنے برے کام کر رہے تھے, برے کاموں سے مراد جھوٹ بول رہے تھے, فراڈ کر رہے تھے, کہانیاں سنا رہے تھے, ہر غلط کام کر رہے تھے. تو اسی لیے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. اگر آپ کے بچے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں کر رہے, تو آپ ان کے دوست, ان کے رشتہ دار یا آپ گھر والے اس کے سامنے ضرور غلط کام کر رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا ذہن الجھ چکا ہے ان گندی چیزوں میں. تو تربیت انسانی زندگی کا بہت ضروری بھی حصہ ہے. اور بچپن میں جو بچہ چیزیں سیکھ لیتا ہے, پھر ان چیزوں کو اس کی زندگی سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس بچے نے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے اس کو پیسے دے دیے, وہ چلا گیا گھر, اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا, مگر جو چیز ہم نے اس سے خریدی وہ وہیں چھوڑ گیا. اور دوسرا, ادھر اور بھی لوگ گزرے ہوں گے, کسی نے نہیں اٹھایا. یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے, مگر ہم مسلمانوں میں اب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ اپنا وقت تربیت پہ بھی دیں, بچوں کا خیال بھی رکھیں کہ ان کو غلط فیڈ تو نہیں کر رہا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.